मुझे बोला गया था कि बिकॉज आई कम फ्रॉम तेलंगाना and I was brought up in Warangal district of Telangana. So I will speak a little bit about my region and the politics there, और साउथ इंडिया के बारे में थोड़ा सा. बट मोस्टली माई adulthood I spent outside of Telangana. Higher education was Hyderabad, and then Calcutta, and then Delhi. Past 8 years I was in Delhi. So I'm not very, I don't think I should be commenting authoritatively on the politics of my region, but I am still aware of what's been going on there, कि क्या हो रहा है, अपना समाज क्या कर रहा है. We all know, we all keep reading things, right? So, like in continuation to what Subha, Vishal and Rahul has spoken about ISKA and our activities since last 2 years, uh, in that light, I will say that the movement in South India needs to learn a lot. It needs to evolve a lot. South India में people in South India, or at least Dalit people, Dalit communities, और especially like जो लोग अपने आप को woke समझते हैं, ये समझते हैं कि साउथ इंडिया बहुत ज़्यादा सिविलाइजेशनली थोड़ा आगे जा चुका है नॉर्थ इंडिया से. जस्ट बिकॉज नॉर्थ इंडिया में जो अट्रॉसिटीज़ केसेस हैं ये सब ज़्यादा सुनने में आते हैं, वायलेंस थोड़ा ज़्यादा दिखता है, इट्स मोर ग्राफिक एंड मोर upfront. People think that, like, North India is more backward or South India is a little better doing in terms of civilization and all that, but that's not true at all. हाँ, एक तो ये बात सच नहीं है. जितने अट्रॉसिटीज़ और वायलेंस नॉर्थ इंडिया में होता है उतना ही साउथ इंडिया में भी होता है, सिर्फ लैंग्वेज अलग है. दैट्स ऑल. सो इफ़ यू लाइक एक्चुअली लाइक द्रविडियन मूवमेंट जहाँ पे पैदा हुआ था तमिलनाडु, देख लीजिए इन लास्ट 6 months लाइक हाउ मेनी दलित्स हैव बीन किल्ड इन दैट स्टेट. रिसेंटली एक हफ्ता पहले तेलंगाना में, फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर तेलंगाना बिकेम अ सेपरेट स्टेट, and even perhaps first time after Andhra Pradesh and became a separate state after 1950 and all of that. For the first time, there was a mob violence, like RSS and BJP goons, like the they attacked a Dalit man because apparently he said something against India or something like that. So whatever, like all fake allegations. There was a huge mob violence. So these kind of things are still happening there. But the question is, दलित मूवमेंट क्या कर रहा है वहाँ पे, दलित लोग क्या कर रहे हैं, दलित संगठन है, दलित समाज है, पढ़े लिखे लोग भी है, बुद्धिजीवी, ये लोग क्या कर रहे हैं. पिछले 30 साल से तो सब कैटेगराइजेशन का मुद्दा था. सब कैटेगराइजेशन, डिमांड फॉर सब कैटेगराइजेशन केम फ्रॉम दलित्स ऑफ Telangana and Andhra Pradesh. It was born out of these communities, the rift between these communities, and the rift became, and like there was a demand from one community and then there was a denial of that demand from another community, and that division, ये division इतना बढ़ गया कि एक दूसरे को hate करने लगा communities. And finally जब सब categorization का judgment आ ही गया, so instead of accepting it, some communities started rejecting it. उससे और ज़्यादा divisions हो गए. So that is where we are at right now in South, and we are not able to move past that. इससे आगे नहीं जा पा रहे हैं हम लोग, और ये क्यों हो रहा है. और अगर इस बात को ऐसे साइड में रखा जाए तो व्हाट आर द इश्यूज दैट वी आर फेसिंग टुडे, और इसके बारे में हम साउथ में क्या कर रहे हैं, लोग क्या बात कर रहे हैं. तो वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट रिजर्वेशंस इन प्राइवेट सेक्टर. सो ठीक है, हम मानते हैं कि रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर का जो डिमांड है ये नया नहीं है. हम आइस्का इज़ नॉट द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन विच हैज़ कम अप विद दिस डिमांड. हम लोगों ने पहली बार ये मुद्दा नहीं उठाया. हमसे पहले भी लोग उठा चुके हैं इस मुद्दे को, बात कर चुके हैं, सांसद तक भी लेके जा चुके हैं इस मुद्दे को. वो है सब सच, लेकिन इस बात पे साउथ में या देश में इससे किसके आगे जाके कौन बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, एंड व्हाट आर द इश्यूज. देखिए, प्राइवेट सेक्टर रिजर्वेशन के बारे में जैसे राहुल समझाया, विशाल ने समझाया, प्रशांत ने भी समझाया, हमने क्या क्या काम किए इसके ऊपर. बट मैं ये कहूँगा कि बिकॉज आप सब लोग, यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं, सब आइस्का के साथ बहुत क्लोजली जुड़े हुए लोग है ना, तो इसलिए आप
मैं ये बता रहा हूँ कि मैं इसीलिए बताऊँगा क्योंकि आपको इन सब चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा और बहुत डीप जाके सोचना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर रिजर्वेशन क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम लोग इस देश में? ये डिमांड फुलफिल हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कितने लोग मानते हैं कि ये डिमांड फुलफिल हो जाएगा? एक बार हाथ उठाइए। तो अगर ये फुलफिल हो जाए तो इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? Is the private sector equipped to allow people like us to come into their companies and work for them? Is it equipped to allow us? First of all, is our community, क्या अपना समाज एजुकेशनली, सोशली, कल्चरली equipped है जो प्राइवेट सेक्टर में जाके जॉब्स लेके वहाँ काम कर सके? आर वी रेडी? आई डोंट थिंक वी आर रेडी, बिकॉज जैसे कि राहुल ने बोला है, अपना एजुकेशनल सिचुएशन क्या है इस देश में दलितों का? हाउ मेनी ऑफ अस आर एक्चुअली गेटिंग एजुकेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी, रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट करने के बाद प्रॉपरली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाके एजुकेशन को यूज़ करने के लिए हमको 50 साल लगे। जब हमारे लोग इंस्टीट्यूशंस में जाके पढ़ाई करना शुरू किए थे, इंस्टीट्यूशंस डिड नॉट अलाउ अस, मार के भगाते थे या हॉस्टल में आने नहीं देते थे, बहुत कुछ होता। और इन सब चीज़ों को एड्रेस, लाइक व्हेन द इंडियन स्टेट और व्हेन वी स्टार्टेड कंप्लेनिंग इंडियन स्टेट एंड आवर कम्युनिटी, हम सब लोग रियलाइज़ किए कि नहीं, देयर शुड बी सम प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स, दलितों को सेफली जाके गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाई करना और काम करने के लिए, और इनको एक सेफ स्पेस प्रोवाइड के लिए कुछ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म चाहिए। प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स के बिना जितना भी तुम अफर्मेटिव एक्शन इंट्रोड्यूस करो वो काम नहीं करने वाले, क्योंकि लोग आने नहीं दे रहे, है ना? डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट कर रहा है फिर, तो इसीलिए अट्रॉसिटीज़ एक्ट लेके आया, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अट्रॉसिटीज़। ये एक्ट को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए अगेन मोर देन 2 decades, और अभी भी देर इज़ नो सिग्निफिकेंट केस इन विच पीपल गॉट कन्विक्टेड। लाइक जितने भी मैसेकर्स हुए दलितों के खिलाफ इस देश में, और जितने भी मैसेकर्स होने के बाद लोग जितने भी अक्यूज है, उनमें से किसी भी अक्यूज को अभी तक पनिशमेंट नहीं मिला। ऐसा कोई सिग्निफिकेंट केस नहीं है, लैंडमार्क जजमेंट अभी तक नहीं आया। वी आर स्टिल वेटिंग फॉर अ लैंडमार्क जजमेंट टू कम इन दिस अंडर दिस एक्ट। सो एंड फाइनली, लाइक रोहित मूवमेंट के बाद एक नया कॉन्शियसनेस आ गया है देश में, एक पॉलिटिकल लैंग्वेज में, पॉलिटिकल डिस्कोर्स में दलित समाज एंड लाइक एंटी कास्ट, दलित राइट्स, दलित लाइव्स मैटर, ये सब बहुत फेमस हो गया है। नाउ नो वन कैन डिनाई द क्वेश्चन ऑफ कास्ट एंड दलित, एटलीस्ट इन पॉलिटिक्स। तो हाँ, वी आर बीइंग अलाउड इनटू हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये सब हो रहे हैं, लेकिन नाउ इफ़ यू एक्चुअली ऑब्जर्व, एक बात अगर आप सोचेंगे तो ये जो इंस्टीट्यूशंस है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, दे आर नो लॉन्गर द बैशंस ऑफ अपर कास्ट। ये अपर कास्ट बैशंस नहीं है, ये अपर कास्ट बैशंस अब वो है जिंदल यूनिवर्सिटी, अशोका यूनिवर्सिटी, या कुछ और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो है, रिलायंस के जो है, जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, दीज आर अपर कास्ट बैशंस। यहाँ पे अमेरिका से या यूरोप से पीएचडी करके आने वाले जितने भी लोग हैं, वो यहाँ जाके पढ़ा रहे हैं। इनको क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब तो नहीं दे रहा है इनको किसी सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में। सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में आपको जाना है तो सिर्फ आपको मतलब गवर्नमेंट के साथ कुछ ना कुछ अच्छा रिश्ता होना चाहिए, नहीं तो आपको नौकरी नहीं मिलने वाली। तो ये सिचुएशन। सो नाउ सिस्टमैटिकली व्हाट इज हैपनिंग, इवन दो वी गॉट एंट्री इनटू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हैज़ गॉन डाउन। और जितने भी मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी देख लो, जितने भी एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स है, जितने भी चेंजेस आए हैं इन लास्ट 1 decade, one can easily say that the curriculum that we used to have before 10 years is not the same as what we have today. In कोई भी कॉलेज हो या स्कूल, करिकुलम सिस्टमेटिकली चेंज किया जा रहा है। ओके, एंड दिस करिकुलम, आई विल कम बैक टू दिस करिकुलम, बट बिफोर दैट आई विल टेल यू। सो द नाउ द गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट हैज़ मेड ह्यूज कमिटमेंट्स अब्रॉड। जितना भी ग्लोबल समिट्स में जाते रहते हैं अपने पीएम, वहाँ जाके बहुत अच्छे अच्छे कमिटमेंट करके आए फॉर क्लाइमेट जस्टिस, फॉर इकोनॉमिक जस्टिस, दिस दैट, बहुत सारे। एंड इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट, इंडिया हैज़ मेड लाइक अमेजिंग कमिटमेंट्स कि हम 2030 तक ये करके दिखाएंगे, फिर 2040 तक ये करके दिखाएंगे, वो करके दिखाएंगे। सो रिन्यूएबल एनर्जी इज़ लाइक अ ह्यूज थिंग अभी। तो अब रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर डेवलप करने के लिए इंडिया में अपने पास वर्कफोर्स है या नहीं है? लाइक इज़ आवर
educational system equipped to train people to build this kind of a industry? अगर है तो ये सेक्टर, लेकिन इस तरीके के जहाँ पे भी ये ट्रेनिंग दिया जाता है एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, इसमें हम लोगों की एंट्री है कि नहीं है? नहीं है। जैसे कि राहुल बोल रहा था, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीस कितना है लॉ पढ़ने के लिए, कुछ और पढ़ने के लिए लाखों रुपए देने पड़ते हैं। लाइक वी आर नॉट इक्विप्ड टू स्पेंड दैट काइंड ऑफ मनी ऑन एजुकेशन। सो इनकम गैप इतना हो गया, इतना ज़्यादा हो गया कि हमारे लोगों के पास पैसे नहीं है पढ़ने के लिए, सिर्फ गवर्नमेंट का ही पैसा है। सो सिस्टमैटिक इट, दिस इज़ अ क्रिएशन बाय द वे, दिस इज़ अ वेरी कॉन्शियस थिंग। कॉन्शियसली सरकार से डिवीजन क्रिएट करके रख दिया है, जहाँ पे इफ़ यू हैव टू एक्सेस क्वालिटी एजुकेशन यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ मनी, एंड यू विल ओनली हैव मनी इफ यू आर अपर कास्ट पर्सन, बिकॉज ना तुम्हारे पास ना नेटवर्क नहीं है, ना सोशल कैपिटल नहीं है, ना कुछ और नहीं है टू एक्सेस दैट काइंड ऑफ एजुकेशन। दैट इज़ द प्रॉब्लम। सो simply talking about private sector reservation is not going to help us, and I'm not discouraging us from doing so. This is a very just political demand, like political, ये बहुत ही अच्छा political demand है और ज़रूरी भी है, लेकिन हम सिर्फ ये political demand ही करेंगे और इसके आगे पीछे क्या हो सकता है इसके बारे में नहीं सोचेंगे तो हम इस डिमांड को लेके आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि हम सबको इसके आगे जाके सोचना पड़ेगा कि क्या क्या रोड ब्लॉक्स है, अगर ये डिमांड को लेके हमको आगे जाना है क्या क्या रोड ब्लॉक्स आएंगे। लाइक हम राहुल हो या मैं, जो भी हम लोग यहाँ खड़े होकर बात करेंगे डिमांड के बारे में, आपको सिंपली इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा और हमसे पूछना पड़ेगा कि हम ये बातें क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है और आपको क्या लगता है। इन सब चीज़ों के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। तो इन्हीं सब चीज़ों में मैं बोलूँ, फॉर एग्जांपल साउथ इंडिया, बैंगलोर, हैदराबाद, दिस काइंड ऑफ प्लेसेस आर सेफ हेवेंस फॉर स्टार्टअप्स करके बोलते हैं। मतलब दे वहाँ पे आईटी लॉस इतना लिबरल है कि कोई भी जाके कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं इफ़ यू हैव एन आइडिया, एंड यू कैन, इफ़ यू हैव एन आइडिया एंड इफ़ यू हैव अ गुड टैलेंटेड like financial team, funds bit easily you can pull in funds. State government itself will give you some funds if you have a good interesting startup idea. लेकिन कितने दलित लोग जाके ये opportunities use कर पा रहे हैं। And also we can ask for political demands from states. For example, in Telangana and Tamil Nadu, these states have actually implemented very very good political welfare schemes for Dalits. On paper they all sound very good, लेकिन ये सारे वेलफेयर मैकेनिज्म्स की वजह से दलित समाज कितना आगे बढ़ा है? नहीं बढ़ा, बिकॉज वेलफेयर मैकेनिज्म्स यू कैन इंट्रोड्यूस, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए यू नीड टू कम अप विद सम measures in the system. You have to have a systemic safety valve where people who are responsible for implementing these kind of measures they should not have any scope to not implement them or misuse them. तो इस तरीके के सेफ्टी मैकेनिज्म्स बनाने पड़ेंगे। तो ये वी नीड टू थिंक अबाउट सच सेफ्टी मैकेनिज्म्स एज वेल इफ यू आर गोइंग टू मेक दिस काइंड ऑफ डिमांड्स, राइट। सो सेकेंड, अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट टुडे, कि अभी रिसेंटली कास्ट सेंसस का मुद्दा निकला है। तो लोग बोल रहे थे कि पाकिस्तान का जो हमला हुआ इंडिया में उससे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कास्ट सेंसस का मुद्दा लेके आए हो। बट ओवरऑल वो डिस्ट्रैक्शन के लिए हो या भलाई के लिए, जो भी हो, बहुत सारे लोग तो बोल रहे थे दिस इज़ अ गुड मूव, दिस इज़ अ वेलकमिंग मूव। जो हम तो पूछ रहे हैं बहुत ज़माने से कि हमको चाहिए। नहीं, लास्ट सेंसस बेस्ड ऑन कास्ट वाज काउंटेड 1935, उसके बाद नहीं हुआ। सो अगर रिजर्वेशन को अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है तो इफ़ यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स डिपेंड ऑन knowing how many castes are there and what is the number of each caste, तो इट्स अ गुड मूव करके बोल रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ भी हो रहा है इस देश में। सरकार ये भी बोल रहा है कि दे वांट टू फॉर्म अ डीलिमिटेशन कमीशन। डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में कितने लोगों ने सुना है यहाँ पे? डीलिमिटेशन कमीशन वो होता है जो पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, जहाँ से नेता लोग चुनाव लड़ते हैं और जीत के आते हैं। और बेसिकली एक कॉन्स्टिट्यूएंसी कितनी होनी चाहिए, कौन सी जियोग्राफिकल एरिया में होनी चाहिए, उसका बॉर्डर कितना होनी चाहिए, उसमें पॉपुलेशन कौन सी होनी चाहिए, ये सब कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिसाइड करता है। कॉन्स्टिट्यूएंसी का स्ट्रेंथ, साइज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो डीलिमिटेशन कमीशन बिठाने की बात कर रही है सरकार।
और ये डिलिमिटेशन कमीशन क्या करेगा, ये जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसीज है उसको रिव्यू करे और बोलेगा कि इसका पॉपुलेशन इतना है और ये इनकन्सिस्टेंसीज है, ये पुराने डेटा पे क्रिएट किया गया है, नया डेटा पे यूज़ करके हम लोग फिर से रीड्रॉ करेंगे कॉन्स्टिट्यूंसीज। हाँ, अच्छी बात। लेकिन साउथ में जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी प्रोग्रेसिव चीफ मिनिस्टर्स हैं, कांग्रेस हो या टीआरएस हो या डीएमके हो, जो भी पार्टी है, जितने भी प्रोग्रेसिव चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट्स है, वो लोग बोलेंगे कि नहीं, ये तो साउदर्न स्टेट्स के लिए बहुत डिसएडवांटेज होगा, क्योंकि यहाँ पे बर्थ रेशियो बहुत कम है, पॉपुलेशन ग्रोथ कम है। नॉर्थ इंडिया से कंपेयर करेंगे तो नॉर्थ इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा है, मतलब वहाँ पे पॉपुलेशन फास्टर रेट पे ग्रो हो रहा है, यहाँ पे स्लोअर रेट पे जा रहा है। तो इसीलिए हमको हमारे पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है वो कम पड़ जाएंगे, रिप्रेजेंटेशन हमारा कम पड़ेगा। क्यूमुलेटिवली साउथ इंडियन स्टेट से हम लोग कम रिप्रेजेंटेटिव्स को भेज पाएंगे, यहाँ पे हमारा डिसएडवांटेज होगा करके ये लोग बोल रहे हैं। लेकिन अभी तक इसके ऊपर मूवमेंट खड़ा नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि अभी तक कमीशन फॉर्म नहीं हुआ। ये होने वाला है, जब होगा तब देखा जाएगा। और होने के बाद भी कमीशन डिसाइड करेगा कि क्या पैरामीटर्स रहेंगे, और वो पैरामीटर्स अनाउंस करेंगे तो उसको फिर से उसके लिए अर्जी रखा जाएगा, फिर वो चेंज हो सकता है, ये सब है। लेकिन इसीलिए अभी तक मूवमेंट नहीं हुआ। लेकिन इसमें बहुत बड़ा मुद्दा ये भी है कि इसमें दलित पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का क्वेश्चन को लेकर कोई भी अभी तक बात नहीं किया है। यूएस अमेरिका में इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को प्रॉब्लम को लेके एक टर्म है, वहाँ पर एक वर्ड है उसका वो है जेरीमैंडरिंग। आप लोगों ने, कितने लोगों ने ये वर्ड सुना है? जेरीमैंडरिंग उसको बोलते हैं जहाँ पे अमेरिका में ये हो रहा था। सो वाइट पीपल को जिताने के लिए, बेसिकली रिपब्लिकन पार्टी मेंबर्स को जिताने के लिए क्या कर रहे थे, सो स्टेट्स, इंडिविजुअल स्टेट्स जितने होते हैं उनके पास ये पावर होता है पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसीज ड्रॉ करने का, और ये हर इलेक्शन में डिसाइड किया जाता है, लाइक एवरी 5 years। इट्स नॉट लाइक एक बार डिसाइड करके वही फॉलो नहीं करता, हर 5 साल में एक बार रिव्यू होता है एंड दे डिसाइड लाइक अगेन कि इस इलेक्शन के लिए ये क्या कॉन्स्टिट्यूएंसी, कितना साइज़ होगा, कितना पॉपुलेशन होगा। तो वहाँ पे ऐसे हो रहा था कि इस इलाके में जितने भी नॉन वाइट पॉपुलेशन है, वो जो ब्लैक हो, हिस्पैनिक हो, जो भी हो, वो नॉन वाइट पॉपुलेशंस को डोमिनेट करने से, न्यूमेरिकली डोमिनेट करने से रोकने के लिए ये नॉन वाइट पॉपुलेशंस को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। मतलब कुछ ऐसे लोग थे कि मान लीजिए ये इलाका जहाँ पे हम लोग हैं, इस इलाके के बाजू वाले जो कॉलोनीज़ है, वहाँ के लोग सोचो कि 25 किलोमीटर ट्रैवल करके वोट करके आ रहे हैं, जो कि वो दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंसी हो सकता है, लेकिन इन लोगों को वहाँ भेजा जा रहा है citing some other reasons कि नहीं, this particular population matches with the parameters that the population that the other constituency has। कुछ एक फेक पैरामीटर्स या लाइक अनवेरीफाइबल पैरामीटर्स बना के अलग अलग आर्बिट्ररी ग्रुपिंग किया जा रहा था, ताकि सो दैट कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसे रहें जहाँ पे सिर्फ वाइट पॉपुलेशन ज़्यादा हो, जिसके वजह से सिर्फ वाइट पीपल जीत सकें। तो इस तरह का डेंजर इंडिया में क्यों नहीं हो सकता है? हम लोग क्यों ऐसा सोचे कि जब पॉलिटिकल डिलिमिटेशन की जब बात हो रही है तो सरकार फेयर तरीके से, एक न्याय तरीके से डिलिमिटेशन, लाइक पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी ड्रॉ करेंगे करके हम लोग क्यों सोचना है? हम लोग दलित पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का क्या होगा उसके बारे में क्यों नहीं सोचेंगे? तो अगर सोचेंगे तो क्या प्रॉब्लम्स आएंगे डिलिमिटेशन में? डिलिमिटेशन अगर करेंगे वो तो सिर्फ साउदर्न इंडिया में रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा। दिस इज़ नॉट द ओनली प्रॉब्लम ये भी होगा कि ये जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज है, ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज को कैसे इफेक्ट करने वाला है। तो और ये मुद्दा बाबा साहेब का जो स्ट्रगल था सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसीज, उससे भी जुड़ा हुआ है। मैं बताता हूँ कैसे। तो बाबा साहेब ने जब सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसीज पूछे तो उनको पता था कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स क्या क्या आएंगे। तो अगर कंबाइंड कॉन्स्टिट्यूएंसीज रहे तो अपर कास्ट लोगों के वोट से ही जीतना पड़ेगा दलित कैंडिडेट्स को। ओके, सो इफ़ यू डू दैट, लाइक द प्रेजेंट सिस्टम में क्या करता है, लाइक कि फॉर एग्जांपल अपना भाई एक सांसद पहली बार जीत के गया है इस बार, और जाने के बाद किसी एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि आप तो दलित समाज से आते हो, आप बाबा साहब में बिलीव करते हो, ये वो, तो आप रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी
का बात आया उनका, तो उन्होंने बोला मैं सिर्फ दलितों को नहीं सारे लोगों को रिप्रेजेंट करता हूँ जिन्होंने मेरे लिए वोट दिए है मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी, ऐसे बोल दिया। दिस इज़ द एग्जैक्ट प्रॉब्लम। बाबा साहब ने ये पहले ही सोच के रखा था, उनको पता था कि अगर कंबाइंड कॉन्स्टिट्यूंसीज हुए तो अपर कास्ट वोट के हेल्प के बिना जीत नहीं सकते। सो एज लॉन्ग एज ये कंडीशन एग्जिस्ट करता है तब तक जो भी रिप्रेजेंटेटिव हमारा जीतेगा दे विल नॉट बी एबल टू पुट फॉरवर्ड आवर इंटरेस्ट अलोन, हमारा बेस्ट इंटरेस्ट आगे नहीं रख पाएगा, क्योंकि उनको हमेशा अपर कास्ट वोट पे आधारित रहना पड़ेगा। तो इसीलिए हमारे इंटरेस्ट रिप्रेजेंट नहीं हो पाएंगे। ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, मतलब वो रिप्रेजेंटेटिव जो अगर चाहता भी है तो नहीं कर सकता, ये स्ट्रक्चर में ही ये प्रॉब्लम है। तो ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम को बाबा साहब ने पहले ही सोच के इसीलिए उन्होंने सोचा है कि सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंसी लगाएंगे। सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंसी अगर मिलते हैं तो वहाँ पे ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज भी अपना अपना कैंडिडेट्स को, अपर कास्ट पॉलिटिकल पार्टीज हो, बूर्जोआ जो भी आप बोलो, वो पॉलिटिकल पार्टीज भी अपने कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी लड़ेंगे जो अपने समाज के हैं। और सिर्फ दलितों को ही हक रहेगा एक दलित को जिताने के लिए। इसीलिए जितना भी कर लो, ये जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को जीतने के चांसेस वहाँ पे ज़्यादा हैं जो अपने इंटरेस्ट को सच्चे तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। वो जो स्ट्रक्चरल लिमिटेशन जो है, जो कंबाइंड कॉन्स्टिट्यूंसी, वो बहुत कम हो जाएगा, एलिमिनेट नहीं हो जाएगा लेकिन बहुत कम हो जाएगा, चांसेस बढ़ा देगा अपना रिप्रेजेंटेटिव पावर इंक्रीज करने का। तो वो चांस ऑलरेडी चला गया रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज इंट्रोड्यूस करके, कंबाइंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज बना के। ये ऑलरेडी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है वो है। और अब ये डिलिमिटेशन एक्सरसाइज इंट्रोड्यूस करने के बाद दलित पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को बचाने के लिए अगर कोई सेफ्टी मैकेनिज्म नहीं रखेंगे तो ये जो प्रॉब्लम है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, ये फर्दर ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसीज क्रिएट हो जाएंगे और ये लोग मेक श्योर करेंगे कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में दलित वोट या किसी माइनॉरिटी का वोट डोमिनेट ना करे, कम से कम रहे, ताकि इन लोगों का आवाज़, लेकिन इन लोगों का पॉपुलेशन हमारा सत्ता को डिसाइड ना कर पाए। तो इसलिए अब आगे जाके क्या होगा कोई बता नहीं सकता। ये पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसी एक जियोग्राफिकल एरिया में कंबाइंड रह सकता है या अलग अलग जियोग्राफिकल कॉन्स्टिट्यूंसीज को एक पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसी बनाया जाएगा, ये कोई नहीं बता सकता, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और इसके हिसाब से आगे जाके अगर तुम सोचो, रियल एस्टेट मार्केट भी इसके हिसाब से रीशेप हो जाएगा। जहाँ पे अपर कास्ट डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसीज है वहाँ पे लैंड वैल्यू बढ़ जाएगा, जहाँ पे लोअर कास्ट डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी वहाँ लैंड वैल्यू घट जाएगा। वैसे लोअर कास्ट डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसीज रहेंगे नहीं, लेकिन फर्दर आइसोलेशन, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक आइसोलेशन बहुत बढ़ जाएगा, इनकम गैप ज़्यादा हो जाएगा, रियल एस्टेट इसी तरीके से शेप होता जाएगा। तो सिस्टमेटिकली क्या होगा कि पूरा अपना जो लोअर कास्ट और माइनॉरिटी आइडेंटिटी जो है वो आइडेंटिटी धीरे धीरे मिट जाएगा। एक ऐसा स्टेज पे जाके हम पहुंच जाएंगे जहाँ पे कास्ट आइडेंटिटी मैटर नहीं करेगा, सिर्फ इनकम आइडेंटिटी मैटर करेगा और रिलीजियस आइडेंटिटी मैटर करेगा, और सिर्फ उनका मैटर करेगा जो अपर कास्ट है। बाकी सब लोग लोअर कास्ट, लाइक बिलो पॉवर्टी और पुअर क्लास, ये हो जाएगा। और कास्ट आइडेंटिटी रहेगा लेकिन सिर्फ हमारे लिए रहेगा, वो समाज में मैटर नहीं करेगा, एक सिस्टमेटिक इरेजर हो जाएगा। ये बहुत बड़ा डेंजर है ना। तो इसके बारे में हमको और डीपली सोचना चाहिए, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं मैं मानता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और दलित मूवमेंट को, जैसे अपने जैसे मूवमेंट को, आइस्का को अपना एक डेकेडल प्लान बनाना चाहिए। अगले 10 इयर्स में 10 इयर्स के लिए अब दलित मूवमेंट के पास क्या प्लान है, ये प्लान हमको, हमारे जैसे ऑर्गेनाइजेशन को, अपने जैसे लोगों को डेवलप करना पड़ेगा। तो अभी तक जो है मैंने ये प्रॉब्लम्स के बारे में बताया, तो इसके एड्रेस करने के लिए हम हमारी तरफ से, एक मूवमेंट की तरफ से हम क्या कर सकते हैं। सो एजुकेशनल गैप को एड्रेस करने के लिए हम सावित्रीबाई फुले रिसोर्स सेंटर स्टार्ट, जैसे राहुल और विशाल ने बात की, विशाल बहुत अच्छे से बात की, विशाल ही देख रहे हैं, उसके बारे में विशाल बताएंगे। लेकिन हमारी कोशिश इसी डायरेक्शन में है, टू इक्विप आवर पीपल। जो गवर्नमेंट हमको जो रिसोर्सेज नहीं दे रहा है, जो एजुकेशनल रिसोर्सेज हमको नहीं दे रहा है, उसको, वो गैप को हम फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू आवर एजुकेशनल मिशन, है ना। एंड आइस्का शुड
वर्क ऑन एड्रेसिंग दीज इश्यूज एज वेल। जो डिलिमिटेशन इशू है, जो रिप्रेजेंटेशन का इशू है, इसको अपने एजेंडा में लेके इसके बारे में सोचना चाहिए, मीटिंग्स करनी चाहिए। सब लोगों को अपना अपना ब्लॉक लेवल से लेके नेशनल लेवल तक मीटिंग्स होनी चाहिए इस तरीके के इश्यूज़ के ऊपर। और हम एक एक कमेटी रेजोल्यूशन बनाना चाहिए, सारा अपना काडर का ओपिनियन लेने के बाद रेजोल्यूशन बनाना चाहिए, और इसके ऊपर हम एक डिटेल प्लान बनाना चाहिए, हमको एक डिमांड डेवलप करनी चाहिए। तो आइस्का की तरफ से हम ये करेंगे। और दूसरे कुछ 2-3 मुद्दे और मैं भी बताना चाहूँगा कि जैसे कि एजुकेटेड क्लास के बारे में राहुल बता रहे थे, और अपने लीडर जितने भी थे बाबा साहेब से लेके कांशीराम तक, एजुकेटेड क्लास, दलित्स के अंदर जो एजुकेटेड क्लास है उनके बारे में क्या बोला, तो ये सब के बारे में डिस्कशन हो गया। लेकिन मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि एजुकेशन तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन के बिना हम रह नहीं सकते, इस देश में हमारे हक के बारे में पूछ नहीं सकते, लड़ नहीं सकते। एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है। तो हमको एक और चीज़ ये भी याद रखना पड़ेगा कि एजुकेशन, आज जो लोग हमारे स्ट्रगल्स की वजह से एजुकेट हो पा रहे हैं, वो कल वापस आके हमारे मूवमेंट से जुड़ेंगे ना जुड़ेंगे, ये सवाल तो हमारे पास हमको हमेशा हॉन्ट करेगा ही। लेकिन हमारा जो एजेंडा है, पॉलिटिकल एजेंडा, स्ट्रगल है, वो इस क्लास के कंट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। हमको उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, और ना ही हमको वो सोच लेके आगे बढ़नी चाहिए जो कि आज हमारे स्ट्रगल के साथ तुम्हारा ये फ़ायदा हुआ है तो आप कल आके वापस हमारे साथ जुड़ो। बहुत लोग जुड़ नहीं पाएंगे। मैं अपने फैमिली में ही देखता हूँ, यंग बच्चे जो भी आजकल के, उनको समझ नहीं आता मैं जो भी बात करता हूँ, उनको दिखता नहीं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल जाते हैं, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हैं, उनको समझ ही नहीं आता, क्योंकि उनको कभी कास्ट दिखता ही नहीं है। लोग उनके आमने सामने बोलते नहीं हैं, ऑब्वियसली दे आर कन्फ्यूज्ड, दे डोंट बिलीव मी। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट to convince people after getting educated that this is what the reality is, because the society is structured like that in all those spaces. So we need to believe in our struggle rather than believing in the contribution of the educated class. And ये जो क्वेश्चन ऑफ प्राइड जो है, लोगों हमारे लीडर्स जो भी है, किस बात पे प्राइड लेते हैं, क्या अचीव किया है हम लोगों ने अभी तक। एक तो मुझे ये समझ नहीं आता क्यों किसको घोड़े पे सवारी होनी है, किसी को मूंछ लगानी है, इन सब चीज़ों में क्या है। येस, यू आर फ्री टू डू वॉट एवर यू वांट, यू कैन सेलिब्रेट इन वॉट एवर वे यू वांट, पर्सनल अचीवमेंट्स हो, बर्थडेज हो, शादी हो, जो भी। लेकिन ये जो प्राइड का जो होता है, कल्चरल प्राइड, कल्चर हो, ट्रेडिशन हो, आई डोंट थिंक दिस विल हेल्प अस इन एनी वे। So rather what we have to take pride in is our achievements. हम जब भी एक inequality के बारे में लड़ते हैं और वो स्ट्रगल जब सक्सेस होगा, every time we succeed in bringing society more closer towards equality, we are actually improving civilization. We are making a difference at a civilizational scale. We are uplifting humanity as a whole. ये हमको सोचना चाहिए, and this should be our motivation, rather than taking pride in having a Mercedes or something like that. So these are futile things. So but at the same time, birthdays, हमारे आइकन्स के बर्थडे सेलिब्रेशंस हो या एनी इवेंट्स, ये हमारा समाज करेगा। जैसे कि कुछ अपने समाज में कुछ इंटेलिजेंशिया है, कुछ इंटेलेक्चुअल्स है, ये लोग बोलते हैं कि मिथ ऑफ भीमा कोरेगांव, मिथ्स एंड फैक्ट्स करके लिखते हैं, और दलित वर्शिप, दलित आइकोनोक्लाज्म, ये वो करके लिखते हैं। हाँ, करते हैं, अपने दलित समाज करेगा, ऑब्वियसली। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? व्हाई कांट दे डू दैट, राइट? समटाइम्स वी ऑल्सो, इट्स अ येस ऑफ कोर्स, इफ यू लुक एट इट फ्रॉम एन एजुकेटेड पॉइंट ऑफ व्यू, हाँ ठीक है, इट्स अ फ्यूटाइल है, तुम क्या कर रहे हो, इरेशनल चीज़ है, अम्बेडकर को तुम भगवान क्यों मान रहे हो, ठीक है, मान लेते हैं, लॉजिकली करेक्ट, येस। बट हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस टू माई नेबर, जो गणेश फेस्टिवल में ज़ोर ज़ोर से वहाँ पे सेलिब्रेट कर रहा है, डांस कर रहा है, और कोई भी हिंदू फेस्टिवल वो सेलिब्रेट कर रहा है, और हमको बार बार बोल रहा है कि तुम लोग गॉडलेस लोग हो या रिलीजनलेस लोग हो, तुमको ये नहीं है, वो नहीं। तो हाउ डू यू कम एंड एक्सप्लेन दैट टू माई नेबर, जो मुझे हमेशा तंग कर रहा है? आई नीड माई ओन सेलिब्रेटरी प्रैक्टिसेस, है ना, मुझे भी करना है। सो समटाइम सेलिब्रेशंस आर अ कल्चरल नेसेसिटी फॉर आवर पीपल, एंड वी हैव टू अलाउ दैट. And we have to remember that. Yeah. And also,
हाँ, यस, दीज आर द, ये दो चीज़ें मेरे मन में थे बात करने के लिए और इम्पॉर्टेंट लगे. सो दिस इज़ वेयर आई विल एंड. थैंक यू राहुल, थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग एंड लिसनिंग.